नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग जैसे हालात, हजारों लोगों को छोड़ने पड़े घर। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमेरिका की चीन, कनाडा व मैक्सिको से आर्थिक जंग शुरू, दुनिया पर पड़ेगा असर, बढ़ेगी महंगाई। खबर में आगे आपको बताएंगे कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, गिरिराज सिंह का बयान। आगे जिक्र होगा कि रोजगार देने में बिहार अव्वल, कम हो रहा पलायन, 50 लाख रोजगार का लक्ष्य होगा पूरा। आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में जाति और दल के साथ उतरने के लिए तैयार बीजेपी, दिल्ली महाराष्ट्र की सफलता को दोहराने की है योजना। और आगे जिक्र होगा कि यूपी भेजिए, ढंग से इलाज कर देंगे, अबू आजमी पर बरसे सीएम योगी, कहा औरंगजेब को आदर्श मानते हैं सपा विधायक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग जैसे हालात, हजारों लोगों को छोड़ने पड़े घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मानने को तैयार नहीं है। इस कारण दोनों देशों की सीमा पर हालात बिगड़ गए हैं। रमजान के पहले दिन सोमवार को ही सीमा पर स्थिति बिगड़ गई और दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुई और इस कारण हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पड़े। एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 15,000 स्थानीय निवासी झड़पों के कारण लांडी कोटल भाग गए। अफगान सीमा रक्षकों ने बिना चेतावनी की गोलीबारी की, जिसमें सरकारी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका की चीन, कनाडा व मैक्सिको से आर्थिक जंग शुरू, दुनिया पर पड़ेगा असर, बढ़ेगी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया गया आयात शुल्क मंगलवार से लागू होने के साथ ही दुनिया में नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। ट्रंप ने जहाँ कनाडा और मैक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाया, तो वहीं चीन के उत्पादों पर यह 20% है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने भी 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिया। ट्रूडो ने कहा कि आयात शुल्क मूर्खतापूर्ण काम है और कनाडा इसे WTO में चुनौती देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चिकन, पोर्क, सोया व बीफ समेत कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। चीन ने अमेरिका से आने वाले सोयाबीन, समुद्री आहार, फल, सब्जियों व डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2/3 बहुमत से जीतेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, गिरिराज सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रदेश भाजपा की कमान एक बार फिर दिलीप जायसवाल के हाथों में दी गई है। मंगलवार को बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। दिलीप मौजूदा समय में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर सेवा दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बिहार की NDA सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। दिलीप जायसवाल को दोबारा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां पर कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा में कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है उसे वो अपनाता है। दिलीप जायसवाल निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भाजपा महासचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हर 3 साल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए नेतृत्व चुना जाता है। आज बहुत खुशी का मौका है जब दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोजगार देने में बिहार अव्वल, कम हो रहा है पलायन, 50 लाख रोजगार का लक्ष्य होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, रोजगार देने में बिहार तेजी से अव्वल बन रहा है और इससे पलायन में तेजी से कमी आ रही है। बिहार में अब 7 निश्चय 2 योजना के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी एवं 38 लाख रोजगार के अन्य अवसर निर्धारित कर दिया गया है। पूर्व में इस योजना के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य CM नीतीश कुमार ने रख दिया था, जिसे अब उन्होंने बढ़ा दिया है और इस प्रकार अगले वर्ष तक कुल 50 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विगत वर्षों में बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए हो रहे पलायन में तेजी से कमी आई है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ वर्ष पहले तक बिहार के 5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा कम हो रहा है। बड़ी संख्या में अब लोग वापस बिहार लौट रहे हैं। बिहार में रोजगार के नए अवसर लगातार मिलने के कारण पलायन में कमी देखी जा रही है।
है। बता दें कि बिहार में 2020 से लेकर अब तक करीब 7.24 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। इतने कम समय में इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी देकर बिहार ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में जाति और दल के साथ उतरने के लिए तैयार बीजेपी, और यहाँ पर दिल्ली महाराष्ट्र की सफलता को दोहराने की है योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के लिए लड़ाई 2025 के आखिर में होगी। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है और एनडीए के पास 138 सीटें हैं। फिलहाल बीजेपी 84 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। पूर्वी राज्य में चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भगवा पार्टी दिल्ली में अपने हाल के अनुभव से प्रेरणा लेगी, खासतौर से जनता से लगातार संपर्क और सुविचारित चुनाव मशीनरी से, जिसके कारण अनुकूल परिणाम मिले। 1 या 2 महीने के भीतर भगवा पार्टी के नेता राज्य में उतरेंगे और लोगों से संपर्क करने के लिए पूरे राज्य का दौरा करेंगे। पार्टी नेताओं को दिल्ली के नेताओं की तरह गाँवों और झुग्गी झोपड़ियों में रात बिताने के लिए कहा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी भेजिए, ढंग से इलाज कर देंगे। अबू आजमी पर बरसे सीएम योगी, कहा औरंगजेब को आदर्श मानते हैं सपा विधायक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अबू आजमी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोहिया से ज़्यादा औरंगजेब समाजवादी पार्टी के आदर्श है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली उनकी हालिया टिप्पणी पर विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और औरंगजेब पर दिए गए बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस वक्त को पार्टी से निकलो और यूपी भेजो, उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। योगी ने कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता हो, गर्व करने की बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता हो, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार है? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट कर दिया। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उनके बयान की निंदा क्यों नहीं की? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका उपचार कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यमुना नदी की सफाई को लेकर एक्शन मोड में सरकार, निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा। जी दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। नदी की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई हैं और इस बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। नाव में सवार होकर उन्होंने नदी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से चर्चा भी की है। आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज यमुना सिग्नेचर ब्रिज से ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। वहीं दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के साथ टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान भी बना रही है। सरकार यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना सरकार ने बनाई, जो यमुना नदी के लगभग 7-8 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शेख हसीना की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे यूनुस को झटका, भारत ने नहीं दिया भाव। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उनकी वतन वापसी के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन भारत बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ढाका ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को औपचारिक पत्र भेजे थे, लेकिन नई दिल्ली से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। ब्रिटेन स्थित स्काई न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। 77 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं और वो छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थी, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को गिरा दिया था। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना, सावरकर मामले में पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ की अदालत में एक बार फिर बुधवार को पेश नहीं हुए। इससे कोर्ट नाराज हो गया और उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया।
कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भी नहीं पेश होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था और इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने और घृणा फैलाने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रही है और अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख दी गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश सीमा के करीब गरजे भारतीय टैंक फायरिंग अभ्यास से कई दुश्मनों को संदेश, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 2017 में डोकलाम में भारत के हाथों करारी हार चखने के बाद अब फिर से इन इलाकों में काम को तेज कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन के काम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ताक झांक करने से रोक दिया था। धीरे धीरे चीन अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा है और वहीं बांग्लादेश में मौजूदा हालातों में भी ये कॉरिडोर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। ISI बांग्लादेश में खुलेआम एक्टिव हो रही है और चीन का ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ नई तरह की साजिश रच सकता है। इसमें बांग्लादेश से लगती हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है। भारतीय सेना अपनी सीमा के पास पड़ोसियों के हर गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाई हुई है और इनसे निपटने के लिए अपनी तैयारियों को भी धार देना शुरू किया है। भारतीय सेना के टैंक बांग्लादेश सीमा के करीब इस तरह से बरसी की दुश्मन देशों को उसकी धमक जरूर सुनाई दी होगी। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के पास जिम्मेदारी है सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा करने की और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक तरफ नेपाल है और एक तरफ बांग्लादेश। सेना ने पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों को धार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM योगी ने दिया आदेश तो पाकिस्तान की मस्जिदों से क्यों उतरने शुरू हो गए लाउड स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने रमजान के दौरान लाउड स्पीकर नहीं बजाने का आदेश दिया है। इस पर भारत में कई मौलाना ने आपत्ति जताई है और पाकिस्तान के लोग काफ़ी खुश हैं और इसका इफेक्ट ये हुआ है कि अब वहाँ पर भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं। अब सवाल यह है कि योगी का आदेश आखिर पाकिस्तान में कैसे लागू किए जाने लगा। तो इस कनेक्शन को लेकर हमने एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अचानक लाउड स्पीकर होने लगा है। क्यों रमजान में लाउड स्पीकर कम करने की बहस छिड़ गई है? क्या वजह है जो पाकिस्तान योगी से सीखने की सलाह दे रहे हैं? तो इसकी वजह है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का एक आदेश, जिसके बाद यूपी की तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे वो सब उतरवा कर रख दिए गए हैं और सड़क पर कोई नमाज नहीं होती है। अब योगी के लाउड स्पीकर वाले आदेश पर भले ही देश में सियासत हो रही हो, मगर हड़कंप हिंदुस्तान से करीब 1000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में भी मचा है। मज़े की बात यह है कि लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक की कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतारा भी गया है। बेशक योगी के भगवे चोले तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पसंद ना करते हों, मगर रमज़ान में योगी ने जिस तरह लाउड स्पीकर को उतारने का आदेश दिया है उसके मुरीद पाकिस्तान के मौलाना भी हो गए हैं। कई तो खुलेआम योगी के आदेश के पक्ष में दलीलें तक दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में लाउड स्पीकर को लेकर कड़े नियम कायदे तय हैं। बावजूद इसके मुल्ला मौलवी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। मगर जिस तरह योगी ने एक ही आदेश से राज्य की तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं, उसे लेकर पाकिस्तान में भी बहस छिड़ गई है, जिसके बाद सवाल पूछा जाने लगा है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश की अगुवाई में NDA की फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर खट्टर ने कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख साफ किया है। खट्टर ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में NDA की सरकार बनाएंगे और इससे पहले दिलीप जायसवाल को बिहार BJP का अध्यक्ष चुना गया। पटना के बापू सभागार में प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान बिहार है तैयार फिर से NDA सरकार का नया नारा दिया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 11 मार्च को कटेगा लालू परिवार के लिए जेल का टिकट। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कर दिया है इसको लेकर दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में सियासत गर्म है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने मंगलवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष का नेता मिला जिसका ऊपर माला खाली है, जिसका ग्रे मैटर है ही नहीं। अजय आलोक ने कहा कि अभी तो ये सब जेल जाएंगे,
11 मार्च को पहला टिकट कटेगा। अजय आलोक ने कहा कि ये जेल जाएंगे तो उन्होंने जो अपने लिए पैसे कमाए हैं वो सब जनता के सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कुंभ के मामले में कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। 5000 कैमरे लगे हुए थे और करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई थी। फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं कि कितनी लाशें लखनऊ चली गई? झूठ फैलाया जा रहा है क्योंकि इनका मकसद था कि जितनी भ्रांतियाँ फैलाई जा सके वो फैलाओ। उन्होंने कहा कि सारे सेक्युलर लोग अब रमज़ान के पावन महीने में दिखाई देंगे। हम मुस्लिमों के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सेक्युलर लोग जो अर्बन नक्सल वाले हैं, जो कुंभ नहाने नहीं गए, वो इफ्तार खाने जाएंगे। अजय आलोक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष नेता सब बराबर हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दूसरी श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा है देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डेयरी सेक्टर से हो सकता है गाँव से पलायन की समस्या का समाधान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सेक्टर के विकास को गांव से पलायन की समस्या का अहम विकल्प बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सेक्टर के लिए दुग्ध उत्पादन के अलावा गोबर प्रबंधन, चारा प्रबंधन, मरे हुए पशुओं के अवशेषों के प्रबंधन के साथ साथ कार्बन क्रेडिट का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सहकारिता मॉडल के आधार पर वैज्ञानिक बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश आबादी सीमांत किसानों की है और इन्हें समृद्ध बनाने के लिए गांव से ग्लोबल की यात्रा, समूह से सफलता का विश्वास और फार्म से फैक्ट्री तक पूरी श्रृंखला विकसित करना जरूरी है। दिल्ली में आयोजित डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय डेयरी में उपभोक्ता से आने वाले पैसे का 75% हिस्सा किसानों के पास जाता है, जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र में सक्रिय डेयरियों में किसानों को 32% ही जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज। शोपियां में ओवरग्राउंड वर्कर की 24 लाख की संपत्ति कुर्क। जी हाँ दोस्तों, आतंकियों और अलगाववादियों के पारिस्थितिकी तंत्र के समूल नाश के अभियान के तहत पुलिस ने सोमवार को शोपियां में आतंकियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर के एक 2 मंजिला मकान की कुर्की की। कुर्क संपत्ति की कीमत 24,09,221 रुपये बताई गई है। ये मकान शोपियां के वंडिना मल्होरा गाँव में खसरा नंबर 115 के तहत इलियास अहमद डार के नाम पर पंजीकृत है। इलियास लश्कर तैयबा का कट्टर ओवरग्राउंड वर्कर है। वो सिर्फ आतंकियों की मदद ही नहीं करता बल्कि कई बार आतंकी गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है। मकान को यूएपीए की धारा 25 के तहत अदालत के आदेश अनुसार कुर्क किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आई लेकिन अपराध की एक भी घटना नहीं हुई। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने मजबूत कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आई लेकिन उत्पीड़न अपराध की एक भी घटना नहीं हुई। कुल 67 करोड़ श्रद्धालु कुंभ आए लेकिन एक भी अपराध की घटना नहीं हुई। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि आप भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है, लेकिन आप हमें बताएं कि हम कैसे सांप्रदायिक हो सकते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। 45 दिनों के आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंतरिक व बाहरी सुरक्षा से निपटने वाली सुरक्षा एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग जरूरी, राजनाथ सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुरक्षा संबंधित मौजूदा जटिल परिदृश्य की चुनौतियों को देखते हुए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से निपटने वाली सुरक्षा एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग और तालमेल बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने मंगलवार को आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पर गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों अलग अलग नहीं हैं। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी यह है कि आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के बदलते स्वरूप को देखते हुए हम सुरक्षा नीतियों को भी उस प्रकार से ढालें। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए और संस्थाएं अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग के दृष्टिकोण से काम करें। उन्होंने कहा कि अभी हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर और अंतरिक्ष आधारित चुनौतियां जैसे गैर पारंपरिक खतरे सामने आ रहे हैं और इनके कारण सुरक्षा संबंधी परिदृश्य इतना जटिल हो गया है कि इससे निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य संस्थाओं के बीच सहयोग जरूरी बन गया है।
सुरक्षा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास के शांति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय इससे जान माल की भी रक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज समूचे विश्व में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप देखा जा रहा है। भारत भी इनसे अछूता नहीं है। चक्रवात, हिमस्खलन, भूकंप, बाढ़ और बादल फटने की आपदाएं हमारे देश में भी देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी उत्तराखंड के माड़ा में हिमस्खलन के दौरान बचाव अभियान में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अनेक बहुमूल्य जानें बचाई गई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यदि हम प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग अन्य सेक्टर में भी करेंगे तो जान माल के नुकसान को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखकर इस सम्मेलन में विचार विमर्श करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ऐलाने जंग, एकजुट हुए 5 बलूच गुटों ने भरी हुंकार। अब क्या करेंगे शहबाज और जिनपिंग? जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही समूहों ने बड़ा फैसला लिया है। बलोच राजी आजोई संगर की बैठक में सभी बलूच समूहों ने फैसला लिया है कि एकजुट होकर पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के खिलाफ लड़ा जाएगा।